भयानक लगता है। ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटेड एंटिटी समझ नहीं पाई। यूनियो तुरंत कस्टमर के पास गई माफ़ी मांगने। फिर प्रोटैगनिस्ट आगे आया और उसने हुई गड़बड़ी के लिए गहरा अफसोस जाहिर किया। उसने ऐलान किया कि नेटवर्क स्टेबिलिटी वापस आ गई है और अब और कोई आउटेज नहीं होगी, और गुडविल के रूप में मुफ्त पॉपकॉर्न दिया। आदमी ने पॉपकॉर्न का बर्तन लिया, सवाल किया कि क्या कॉन्ग सच में सोचता है कि ये स्नैक उसके हारे हुए मैच की भरपाई कर सकता है। थोड़ा सा खाते ही उसको तुरंत एक बहुत अच्छा सेंसरी एक्सपीरियंस मिला। वो खुशी की आवाज़ें और जोश भरी चीखें निकालने लगा, ये कहते हुए कि उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है और वो फाइनली सिल्वर रैंक हासिल कर सकता है। उसने तुरंत दूसरा सर्विंग मांगा। जैसे ही कस्टमर तेजी से चला गया, यूनियो ने जोर से सोचा कि प्रोटैगनिस्ट ने ये कैसे किया, ये अनुमान लगाते हुए कि शायद इस स्नैक में कोई जादुई चीज़ मिली हुई है, क्योंकि इसका लोगों पर इतना शांत करने वाला असर था। खुद एक दाना चखकर वो प्रभावित हुई। उसने नमकीन और मीठापन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताया और रेसिपी जानने की मांग की। कॉन्ग ने बस जवाब दिया कि ये सफलता कंस्टिट्यूएंट्स के एक प्रिसाइज कॉम्बिनेशन की वजह से थी। क्योंकि उसे इंटरनेट की समस्या पर वक्त देना था, उसने उसे निर्देश दिया कि वो ये मिक्सचर पहले से प्रभावित कस्टमर्स को बांटे, ये बताते हुए कि और हिस्से प्रिपरेशन एरिया में छोड़ दिए गए हैं। उसके जाते हुए फिगर को देखते हुए यूनियो ने सोचा कि अगर आज की सोसाइटी में सच्चे हीरोज होते तो ये आदमी जरूर उनमें से एक होता। इस दौरान शहर की सीमाओं के बाहर ज्ञान ने टिप्पणी की कि उनकी पहली प्रायोरिटी उस हॉस्टाइल फोर्स को खत्म करना होना चाहिए जिसने उनके नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया है। कॉन्ग ने इस बात की पुष्टि की, ये कहते हुए कि हैकर को पकड़ना ही नेविगेशन प्रोटोकॉल्स शुरू करने का सही रीजन था। उस जगह पर कोई कम्युनिकेशन स्क्रीन्स, सिक्योरिटी पर्सनल या प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन डिवाइसेस नहीं थी। कॉन्ग ने छुपने के उनके बड़े एफर्ट्स पर ध्यान दिया और तुरंत अंदर जाने की परमिशन दी। बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रोटैगनिस्ट ने एक खास लाल दरवाजे की पीछे से आती आवाज़ों का जिक्र किया। ज्ञान ने ऑडियो ऑगमेंटेशन एक्टिवेट किया, आसपास के शोर को कम किया और आवाज़ की क्लैरिटी बढ़ाई। उन्होंने लोगों को एक सिविलियन को धमकाते हुए सुना जो बेचैनी से दावा कर रहा था कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक अनस्टेबल टेस्ट वर्जन है जिसे फंक्शनल होने से पहले डीबगिंग की ज़रूरत है। उस आवाज़ ने रहम की भीख मांगी, काम की नेचर के बारे में अपनी अनजानता के लिए माफ़ी मांगी और उनकी जान बख्शने की मिन्नत की। ज्ञान के एनालिसिस ने सुझाव दिया कि डर में डूबा व्यक्ति एक स्टूडेंट था। निर्देश सेट किया गया, सिविलियंस को सुरक्षित निकालना। कमरे के अंदर पिछले दिन वाले ही गुंडों ने चेताया कि अगर अब और कोई सफाई दी गई तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। कॉन्ग ने एक डायनामिक असॉल्ट की तैयारी की, दरवाज़ा तोड़ने के लिए एक किक का इस्तेमाल किया। एक डर से सिमटा हुआ हड़बड़ी में आया हुआ लड़का चौंकने की तेज चीख निकालता है। प्रोटैगनिस्ट ने अपना चेहरा एक प्रोटेक्टिव फेस कवरिंग और बेसबॉल कैप के पीछे छुपा लिया था। गुंडे उससे मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए, उसकी तरफ बढ़ने लगे, जबकि वो दुखी स्टूडेंट रोता रहा, घबराहट में पूछ रहा था कि क्या यहाँ और दुश्मन मौजूद है। एक हमलावर ने अपने साथी से दरवाजे की सिक्योरिटी के बारे में पूछा और इसकी पुष्टि मिली कि वो लॉक था। फिर उसने बिना बुलाए लोगों के अचानक घुसने का एक्सप्लेनेशन मांगा। नए आए हुए आदमी को तुरंत जबरदस्ती बाहर निकालने का ऐलान करते ही उस गैंगस्टर को कॉन्ग की मुट्ठी मिली, जिसने उसे पीछे फेंक दिया। प्रोटैगनिस्ट ने डिफेंसिव पोस्चर ले ली। कॉन्ग ने बाकी दुश्मनों पर एक ठंडी नजर डाली जिन्हें वो काबू करना चाहता था। डरा हुआ स्टूडेंट एनन हुआन था, कोरियन यूनिवर्सिटी में पहले साल का अंडरग्रेजुएट। डिजिटल पेनिट्रेशन टेक्निक्स में उसकी उम्र भर की दिलचस्पी ने उसे इतना अकम्प्लिश्ड हैकर बना दिया था कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स भी उसकी एक्सपर्टीज मांगते थे। जब वो और काम ढूंढ रहा था तब उसके सामने एक नई समस्या आई। जब उसे एक रिक्रूटमेंट कम्युनिके मिला, उसे याद आया डिस्क्रिप्शन, एक सिक्योरिटी फर्म के साथ एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्ट टाइम होने के बावजूद पूरे महीने की तनख्वाह के बराबर सैलरी मिल रही थी। एनन हुआन इतना उत्सुक कभी नहीं हुआ था कि वो कोई नया काम शुरू करे जिसमें उसका जमा किया हुआ एक्सपीरियंस यूज हो। लेकिन ये मौका फ्रॉडुलेंट निकला। वो ऑर्गेनाइजेशन एक अक्रेडिटेड बिजनेस नहीं थी। हालांकि उसने पूरे सिनेरियो को पूरी तरह से समझा नहीं था, वो जानता था कि ऐसी सिचुएशंस में अक्सर उसकी जान चली जाती है, इसलिए उसने खुद को बुरे अंजाम के लिए तैयार कर लिया था। सेयोंग हुआन बुरी तरह हिला जब उसने प्रोटैगनिस्ट को हमलावर से लड़ते हुए देखा। उसे एहसास हुआ कि उसका बचाने वाला आ चुका है। बंद कमरे में कुछ पल बीते जब प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर अपने जबरदस्ती घुसने की सही या गलत होने पर बहस कर रहा था। एआई ने उसे याद दिलाया कि वो इस समय एक कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। कॉन्ग ने घुसने वाले की स्पष्ट ताकत पर ध्यान दिया, ये देखते हुए कि उसने एक ही बार में उस बड़े व्यक्ति को कैसे नकारा कर दिया। ज्ञान ने उसे चौकस रहने की चेतावनी दी क्योंकि बाकी दुश्मनों के पास तेज धार वाले हथियार थे। एक गुंडे ने गुस्से से उसकी ओरिजिन और आइडेंटिटी पूछी। प्रोटैगनिस्ट ने दोहराया कि डरने की कोई जरूरत नहीं थी।
ज्ञान ने तुरंत याद दिलाया, एक स्पेशल एजेंट होने के नाते उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स बढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से उसकी 100% सक्सेस प्रोबेबिलिटी थी। कॉन्ग ने नटाकिया ढंग से उस ग्रुप की तरफ इशारा किया, चिल्लाते हुए कहा कि वो बस वहां से गुजर रहा था। उसने हमले की आवाजें सुनी और बीच में आने का फैसला किया। ज्ञान ने रिपोर्ट किया कि ये एक अनचाही प्रोवोकेशन है, जिसकी वजह से दुश्मन की हॉस्टिलिटी में तेजी आ गई है। इसी के साथ लंबे बालों वाला गुंडा उस पे लपका, अपनी तलवार निकालते हुए। कॉन्ग ने धीरे से कहा कि फिजिकल डोमिनेंस तो पक्का है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने पर भी ध्यान देगा। लंबे बालों वाले क्रिमिनल ने हंसी उड़ाई कि कॉन्ग सिर्फ बातें कर रहा है, जबकि एक्शन तो वो ले रहा है। उसकी बात तब बुरी तरह टूटी जब उसके सिर पर एक तेज किक लगी, जिसकी वजह से वो सीधा छत में जाकर गड़ गया। तकले सर वाला हमलावर आगे बढ़ा और कॉन्ग को पागल बताया। खान ने तुरंत घूमा, अपना पैर निशाने पर लगाया और हमला करने वाले के सर पर मारा। वो आदमी बेहोश होकर गिर गया। इस तरह प्रोटैगनिस्ट ने उस पूरे ग्रुप को जल्दी से खत्म कर दिया। कॉन्ग ने देखा कि उसकी किक में कितनी ज्यादा ताकत थी और उसके मूवमेंट्स लगभग ऑटोमेटेड लग रहे थे। ज्ञान ने इम्पैक्ट को कैलकुलेट किया और बताया कि उस वार में इंसान की मैक्सिमम स्ट्रेंथ से 5 गुना ज्यादा ताकत यूज हुई थी। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि शायद ये परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स की वजह से हो, हालांकि वो जानता था कि उसकी स्पेशल कंडीशनिंग के दौरान उसे कभी ड्रग्स नहीं दिए गए थे। सॉन हुआन ने उस आदमी को देखा जो खुद से बातें कर रहा था और सोचा कि वो कोई अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हो सकता है, जो छिपे हुए रेडियो से बात कर रहा हो, या शायद कोई सरकारी ऑपरेटर हो जिसको उस हैकर को पकड़ने के लिए भेजा गया हो। वो अभी कितना भी मासूम दिखे, उसकी हिस्ट्री बता रही थी कि वो एक बुरा डिजिटल इंट्रूडर था जिसने पैसा चोरी किया था और दूसरों के क्रेडेंशियल्स बदले थे। उसने सोचा कि क्या इसको पता है कि उसने 10 बार छोटी छोटी गलतियों के लिए अपनी स्किल्स यूज की थी। वो अपने पहले के इरादों पर सवाल उठा रहा था। फिर उसने जोर से बोला कि उसने इनमें से कोई काम नहीं किया था। उसने कहा कि वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता था और असल में वो एक सीधा साधा आदमी है। उसने छोड़ दिए जाने की विनती की। कॉन्ग को एहसास हुआ कि अभी तक किसी ने भी उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया था। जियान के इंटरनल मैट्रिक्स ने सच होने की 90% प्रोबेबिलिटी दिखाई। इसके अलावा एआई ने तय किया कि उसमें एक व्हाइट हैट एथिकल हैकर वाली क्वालिटी है। इस पर कॉन्ग ने पूछा कि क्या सिस्टम ये डिफरेंस कर सकता है। जियान ने जवाब दिया कि वो लोगों के इमोशनल एक्सप्रेशंस और उनके बिहेवियर को एनालाइज करता है ताकि सच पता चल सके, और जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है उतना ही भरोसा बढ़ता है। कॉन्ग ने एआई की कैपेबिलिटी को माना, लेकिन कहा कि अभी भी 10% झूठ बोलने का चांस है। फिर उसने सीधा पूछा कि सेंग हुआन यहां क्या कर रहा था। स्टूडेंट ने माना कि उसे एक टेम्पररी सिक्योरिटी ऑडिट की जॉब देने का झूठ बोलकर धोखा दिया गया था और उसे जबरदस्ती पिछले 3 दिनों से यहां बंद रखा गया था। जब काम खत्म हो गया तो इन बुरे लोगों ने उससे और बुरे काम करवाने की कोशिश की, खासकर मार्केट में गड़बड़ करना, जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन। उसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर मिला जिससे फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर झूठी कमेंट्स पोस्ट की जा सके। तुरंत उसके बाद वो लोग इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए सीधे लोकल साइबर कैफे पर चले गए। लीड कैरेक्टर को अपनी पहली मुलाकात याद आई। सेंग हुआन ने सोचा कि ये लोग जरूर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के होंगे जो इसी तरह की मार्केट रिगिंग करता है। चूंकि उसका टेम्पररी घर ही उनका निशाना बन गया था, तो वो लोग जरूर किसी के कहने पर काम कर रहे होंगे, मतलब उनका कोई बड़ा ऑपरेटर जरूर होगा। हालांकि वो अभी सेफ था, उसने जाना कि उस अनजान ऑपरेटर को रोकना बहुत जरूरी है जिसने इन लोगों को हायर किया था। उनका भागना रोका जाना चाहिए। उसके बाद उसने उस लड़के को पुलिस को फोन करने को कहा और बताया कि उसका किडनैपिंग हुआ है। जब पुलिस आए तो लड़के को बस पूरी कहानी बता देनी थी। शॉन ने खुद के लिए होने वाले नुकसान पर चिंता जाहिर की। कॉन्ग ने फिर बूढ़ा कहे जाने पर गुस्सा किया और पूछा कि क्या उस लड़के को उसकी शक्ल भी याद है। उस सेल्फ प्रोक्लेम नर्ड ने बोला कि नहीं। खान ने कहा कि वो तो बस एक लकी बाय स्टैंडर था जिसने किसी पर हमले की आवाज सुनी और मदद के लिए बीच में आ गया। उसने बताया कि वो अब जा रहा है और पूछा कि क्या उसे पुलिस के आने तक रुकना चाहिए। नर्ड ने मना कर दिया, लेकिन तुरंत पूछा कि क्या वो बेहोश गुंडों पर हल्का सा बदला ले सकता है, ये कहते हुए कि वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे भरोसा दिलाया कि वो आदमी होश में नहीं आएंगे और उसे आगे बढ़ने की इजाजत दी। शॉन ने मुट्ठी बंद की और पकड़े हुए क्रिमिनल की तरफ बढ़ा, उसके सर पर वार करने के लिए। अचानक वो टकला आदमी होश में आ गया। उसकी कान फाड़ने वाली चीख ने सबको डरा दिया, यहाँ तक कि कॉन्ग को भी। पुलिस की गाड़ियां उसी वक्त उस जगह पर पहुंच गईं। पुलिस ऑफिसर्स ने पूछा कि क्या क्रिमिनल्स को चोट लगी है और कंफर्म किया कि वो जिंदा थे। फिर उन्होंने सेहुआन से सिचुएशन के बारे में सवाल किए। उस नौजवान ने बताया कि उन गुंडों ने उसे 3 दिनों तक बंदी बना के रखा, उसे मारा पीटा जब तक उसने स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना दिया और ना करने पर जान से मारने की धमकी दी।
एक ऑफिसर ने फिर पूछा कि उन गुंडों को किसने बेहोश किया। सोन ने समझाया कि उसने कुछ नहीं किया। एक आदमी ने आवाज सुनी और मदद के लिए आया। मौजूद डिटेक्टिव ने बोला कि ये आदमी शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करने में शामिल थे। इससे कंफर्म हो गया कि कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। उसने यंग को निर्देश दिया कि जब ये जागें तो इनको अच्छे से सवाल करें, ये देखते हुए कि शायद वो नशे में होंगे। डिटेक्टिव ने प्रिडिक्शन की कि इस तरह पूरा कन्फेशन मिल जाएगा। यंग ने पूछा कि इतनी गहरी चोटें किसने लगाई। डिटेक्टिव ने जवाब दिया कि वो तो बस एक राह चलता आदमी था। उसने यंग को यकीन दिलाया कि चोटें सिर्फ हड्डियों के फ्रैक्चर तक ही सीमित है और जानलेवा नहीं है, और ये भी जोड़ा कि उन सस्पेक्ट्स ने ही पहले चाकू निकालकर वायलेंस शुरू किया था। जब यंग ने और निर्देश मांगे तो डिटेक्टिव ने उसे सारी सर्वेलेंस रिकॉर्डिंग्स निकालने का ऑर्डर दिया ताकि उस विजिलेंटे की पहचान हो सके, जबकि उस आदमी को पकड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मामले की गंभीरता की वजह से पूरी जांच जरूरी थी। जैसे ही केस सड़क पर आगे बढ़ा, ज्ञानी ने उसे आने वाले सर्वेलेंस डिवाइस के बारे में अलर्ट किया और तुरंत राइट टर्न लेने की सलाह दी। प्रोटैगनिस्ट ने कंफर्म करना चाहा कि क्या आसपास की बिल्डिंग्स में कैमरा नहीं है, जिसको शियान ने कंफर्म किया, ये कहते हुए कि मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए ये जरूरी है। खान ने सिर्फ एक थप्पड़ से तकले आदमी के अचानक होश में आने पर सच्चा हैरानी जाहिर की, जिसे शान ने सिर्फ रिफ्लेक्सिव एक्शन बताया। प्रोटैगनिस्ट ने ये पॉसिबिलिटी रखी कि क्या जियानी में मोबाइल फोन की कैपेसिटी है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने कंफर्म किया कि वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए उस नौजवान ने एक हैंडसेट खरीदने का फैसला किया, लेकिन पैसा ना होने की वजह से उसने सोचा कि उसके टेम्परेरी रहने की जगह पर जाना जरूरी है। इस घटना के बाद 3 दिन बीत गए। सिविलियन हैकर के भाग जाने के अगले दिन कॉन्ग उस लोकेशन पर गया जहां वो आदमी था, ये उम्मीद करते हुए कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन वो एड्रेस तो सिर्फ कोंगवान प्रोविंस में एक सूनी झीली जमीन पर ले गया। बिना सबूत वाली रिपोर्ट्स कह रही थी कि पूरा घर जला दिया गया था। इस वजह से कॉन्ग सोचने लगा कि वो आदमी कौन था, वो जगह कैसी थी, और क्या वो सच में फ्यूचर से बात कर रहा था या वो फ्यूचर से आया हुआ टाइम ट्रैवलर था जो पिछले समय में रहने लगा था। चूंकि ज्यादा काम की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी, वो वापस लौटने के लिए मजबूर हो गया। उसका दिमाग सवालों से भरा था, लेकिन हाथ खाली थे। साइबर कैफे लौटने पर शांति का समय आया और बिजनेस लगातार बढ़ने लगा। उन सील के साथ उसके काम की वजह से उस जगह को बहुत पहचान मिली, जिसमें की ओपिनियन लीडर्स के प्रमोशनल एफर्ट शामिल थे, और खासकर वो खास खाने की रेसिपीज जो सिर्फ तभी मिलती थी जब वो खुद वहां होता था। जब कॉन्ग नहीं होता था तो ये खास खाना मेन्यू से हटा दिया जाता था। ये अजीब तरह का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी एक हैरानी भरा रिजल्ट लाया। कैफे में ग्राहक तब भी आने लगे जब उसकी छुट्टी होती थी। जबकि कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए आते थे, ज्यादातर ग्राहक कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए कैफे की सर्विसेज यूज करते थे। मालिक चा डोंगसुक के एक्सप्रेशंस को देखते हुए यह साफ था कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। लगता था कि उसने और आर्ली वर्कर्स को रिक्रूट किया था। जब उसने नए हायर को इंट्रोड्यूस करवाया और उसका नाम पूछा तो वो पहचानी हुई थोड़ी पढ़ी लिखी आवाज आई। उसने मिलकर खुशी जाहिर की और अपना नाम सियान ख्वान बताया। जियानी ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा कि ये वही आम आदमी है जिसको ठीक 72 घंटे पहले कैद से छुड़ाया गया था। डोंगसुक ने बताया कि नए एम्प्लॉय के पास कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट है। सियान ख्वान ने यह कंफर्म किया और कहा कि वो खराब इक्विपमेंट को तुरंत ठीक कर सकता है। फिर उसने इज्जत से अपना सर झुकाया और यूनियो और कॉन्ग के साथ अच्छे से काम करने की इच्छा जताई। सियान ख्वान ने अकेले में सोचा कि उसके अप्लाई करने की वजह ये हो सकती है कि वो कैफे को हुए नुकसान पर शर्मिंदा था, भले ही वो काम उससे जबरदस्ती करवाया गया था। उसने मेहनती वर्कर होने का वादा किया। डोंगसुक ने कॉन्ग को इंट्रोड्यूस किया, उसे वो कुकिंग जीनियस बताया जिसकी वजह से ये कैफे मशहूर हुआ था, और ये भी कहा कि वो टेक्नोलॉजी में भी माहिर है, और नए हायर्स को मिलकर काम करने के लिए एनकरेज किया। सियान ख्वान ने एक बात नोटिस की और सोचा कि कॉन्ग उससे जरूर सीनियर होगा, जिस वजह से प्रोटैगनिस्ट को यह एहसास नहीं हुआ कि वो ये सब देख रहा है। उस नौजवान ने कॉन्ग से मिलकर दोबारा खुशी जाहिर की और उससे बोला कि वो उसका ख्याल रखे। खान ने भी हाथ मिलाया और उसकी बात मान ली। उसी वक्त जियानी ने एक वार्निंग दी, इस आदमी के साथ काम करने से कॉन्ग का कोवर्ट ऑपरेटिव स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा, और सजेस्ट किया कि वो मालिक से सियान ख्वान को निकलवा दे। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया, सवाल किया कि जब उसने सियान ख्वान को ह्योंग बड़े भाई कहकर बुलाया है तो वो ये रिक्वेस्ट कैसे कर सकता है।
उसने कंफर्म किया कि वो उस नौजवान के साथ अच्छे से मेहनत से काम करेगा। बाजार में उन्होंने दिन भर की खरीदारी की लिस्ट ध्यान से देखी। ये कंफर्म किया कि सारी जरूरी चीजें मिल गई हैं और वो कॉन्फिडेंशियल फॉर्मूला सुरक्षित कैटलॉग हो गया है। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि जियानी पैसे और सामान मैनेज करने में कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट लगती है। एआई ने जवाब दिया कि पैसों का हिसाब रखना एक ऑपरेटिव के लिए बहुत जरूरी है और मिशन सक्सेसफुल बनाने के लिए ये क्रिटिकल है। खान ने माना कि होशियारी और चुपके रहना इंपॉर्टेंट है, पर उसने कहा कि उसका मन अब रिलैक्स करने और कुछ खाने का कर रहा है। अचानक पूरे एरिया में फायर वार्निंग की तेज आवाज गूंज उठी। शांति से भरी सड़क को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने जियानी पर इल्जाम लगाया कि उसने जानबूझकर मैलफंक्शन किया ताकि बात बदल जाए। रोबोट ने मना किया। कॉन्ग ने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेगा, ये सोचकर कि कोई असली इमरजेंसी नहीं है। तभी अचानक हवा में एक धमाका हुआ। वो कुछ देर के लिए हैरान रह गया जब आसपास के लोग आग से दूर भागते हुए घबराहट में इधर उधर दौड़ने लगे। उस जवान आदमी ने पूछा कि क्या ये सच में एक एक्टिव फायर है। उसके शरीर में एक खास कम्बैट सपोर्ट एआई सिस्टम लगा हुआ था। उसकी आंखें बहुत तेज देख सकती थीं, उसके कानों में एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल था और उसके पैर ताकत के लिए मजबूत किए गए थे। इतनी बड़ी आग को बुझाने की कैपेसिटी उसमें हो सकती थी। उसने एक अलग पोस्चर बनाया और जोर से बोला, फायर सप्रेसिंग बर्स्ट, पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो एक आम आदमी जैसा ही दिखा। जियान ने फौरन पूछा कि क्या ऑपरेटिव का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है। कॉन्ग ने सोचा कि उसके पास क्रायोजेनिक बीम की कैपेबिलिटी नहीं है। गियानी ने सोचा कि अगर उसमें ऐसी एबिलिटी होती तो क्या वो अब भी इंसान कहलाता। प्रोटैगनिस्ट ने फिर आग बुझाने का सबसे आसान तरीका पूछा। एआई ने जवाब दिया कि फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना ही सही प्रोटोकॉल है, तब तक जब तक बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल से एक दर्द भरी चीख नहीं आई। एक छोटी लड़की मदद के लिए परेशानी में पुकार रही थी, जिसे देखने वाले लोग घबरा रहे थे कि क्या करें। कॉन्ग ने फायर रेस्क्यू टीम का एक्सपेक्टेड ईटीए पूछा। जियान ने आने का वक्त 4 मिनट बताया। इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो आग इन 4 मिनट में ऊपर की मंजिल को पूरी तरह जला देगी। अगर तुरंत उसे ना निकाला गया तो लड़की के मरने का 99% चांस था। खान ने अपना प्रोटेक्टिव फेस कवरिंग पहना और गियानी को बिल्डिंग में घुसने का रास्ता ढूंढने को कहा। गियानी ने कंफर्म किया कि सामने की दीवार से कोई रास्ता नहीं है, पर उसने एक दूसरा रास्ता बताया जहां जहरीली हवा कम लगेगी और ऊपर चढ़ना आसान होगा। पैनल्स और बाहर निकली हुई चीजों का सहारा लेकर प्रोटैगनिस्ट बहुत तेज रफ्तार से दीवार पर चढ़ने लगा। वहां खड़े लोग कहने लगे कि ये आदमी पागल है और उन्हें उसके बचाने की एबिलिटी पर शक था। प्रोटैगनिस्ट वे एआई से रिक्वेस्ट की कि वो नीचे की मंजिलों में बचे हुए लोगों को स्कैन करे। गियानी ने रिपोर्ट दी कि अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, कंफर्म करते हुए कि ज्यादातर लोग पहले ही निकल चुके हैं। खान ने रिपोर्ट सुनकर एक खिड़की के फ्रेम को मजबूती से पकड़ लिया। देखने वाले लोग उसकी तुलना स्पाइडरमैन से कर रहे थे, ये सोचकर कि वो कोई प्रोफेशनल एरियलिस्ट या कोई स्पेशलिस्ट है। गी ने फौरन उसे अलर्ट किया कि ठीक उसके रास्ते में एक डेटोनेशन होने वाला है। पास के शीशे में वाइब्रेशन देखकर खान तेजी से झूल गया ताकि ब्लास्ट से बच सके। उसने कहा कि उसकी मजबूत पकड़ ने चोट लगने से बचा लिया, जिस पर गियानी ने उसे पहले से इन्फॉर्म करने के लिए थैंक यू कहने को कहा। प्रोटैगनिस्ट ने बिल्डिंग की मंजिलों पर छलांग लगाना जारी रखा। ऊपर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। रोती हुई बच्ची ने ऊपर देखा। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ आगे किया। उसने अपने बचाने वाले को पुकारा और अपने हाथ बढ़ाए और उसकी गोद में गिर गई। उसी वक्त गियानी ने वार्न किया कि हालत खतरनाक है और आग जितनी तेजी से सोचा था उससे ज्यादा फैल रही है। प्रोटैगनिस्ट ने जोर से सोचा कि क्या उसका मकसद इस लड़की के साथ ही मर जाना है, जिससे वो लड़की घबरा गई। खान ने हिसाब लगाया कि क्योंकि उसका शरीर ऑगमेंटेड था, उसे लेकर नीचे छलांग लगाना उसके लिए सेफ होगा। जियानी ने बीच में टोकते हुए कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज दिखाने से उसका कोवर्ट ऑपरेटिव स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा। एआई ने जोर देकर कहा कि उसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की उसकी कैपेसिटी कमजोर हो। ये सोचने के बाद प्रोटैगनिस्ट ने एक कपड़े सुखाने की रस्सी देखी और सोचा कि इसका यूज कंट्रोल डिसेंट के लिए करेगा। ये आइडिया छोटी लड़की ने फौरन रिजेक्ट करने की कोशिश की। जियान ने उसे बताया कि बिल्डिंग का नीचे का हिस्सा पूरी तरह आग की लपेट में आ चुका है, इसलिए अब हर रास्ता अनसेफ है। कॉन्ग ने रस्सी पकड़ ली। माना कि प्लान थोड़ा पागलपन वाला है, पर उसने अनाउंस किया कि वो रस्सी को बगल वाली बिल्डिंग से बांधेगा और उस टाइट रोप पर रह जाएगा। लड़की ने जिद की कि वो ऐसा फिजिकल काम नहीं कर सकती। पूछा कि इतनी ऊंचाई पर चलने को कहकर क्या वो पागल हो गया है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सब संभाल लेगा और जियानी को बैलेंस असिस्टेंस देने का इंस्ट्रक्शन दिया। जब रस्सी बंध जाएगी तो उसने आगे की तरफ धक्का देने का प्लान बनाया
और अपनी काइनेटिक मोशन को ध्यान से कंट्रोल करेगा। प्रोटैगनिस्ट ने फिर पूछा कि जियानी शुरू में ये फेंकने वाला एक्शन क्यों नहीं कर सकती थी। जियानी ने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशंस ऑफेंसिव एक्शंस जैसे लगते हैं जो उसके ऑपरेशनल पैरामीटर से बाहर है। प्रोटैगनिस्ट ने मजाक में कहा कि खाना बनाने में तो वो मास्टर है, पर ऐसा छोटा सा काम नहीं कर सकती। अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को मानते हुए भी एआई ने कंफर्म किया कि प्रोटैगनिस्ट का तरीका सही था। वो आगे बढ़ा और रस्सी के टुकड़े के साथ हवा में कई प्रिलिमिनरी एरियल आर्क्स किए। वो प्रोजेक्टाइल काफी दूर तक गया और बगल वाली बिल्डिंग के फायर एस्केप पर सुरक्षित रूप से बंध गया। कनेक्शन से संतुष्ट होकर प्रोटैगनिस्ट ने निकलने का सिग्नल दिया, जबकि लड़की रोने लगी, कहने लगी कि वो आगे नहीं जा सकती। जब कॉन्ग ने उसे पकड़ा तो उसका फौरन रिएक्शन एक डरावनी चीख थी, क्योंकि उसे लगा कि वो उसे इतनी ऊंचाई से फेंक देगा। नीचे खड़े लोगों ने सवाल किया कि क्या सच में ऐसी यात्रा पॉसिबल है, और सजेस्ट किया कि नीचे शायद कोई प्रोटेक्टिव पैडिंग लगा देनी चाहिए। अपनी माँ को याद करते हुए रोते हुए लड़की ने सेफ्टी का भरोसा मांगा। प्रोटैगनिस्ट ने उसे सख्ती से चुप रहने और हिलना बंद करने का इंस्ट्रक्शन दिया, ये बोलकर कि इतनी ऊंचाई पर उनके एक्शंस ने पहले ही बहुत ध्यान अट्रैक्ट कर लिया है। जियान ने एक गंभीर अलर्ट दिया। एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका अंदाजा नहीं था। रस्सी की टेंसाइल स्ट्रेंथ जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा तेजी से खराब हो रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने फौरन पूछा कि उनके पास कितना वक्त बचा है। एआई ने जवाब दिया कि मटेरियल के खराब होने की इस रफ्तार पर उनके दूसरी तरफ पहुंचने से पहले रस्सी पूरी तरह टूट जाएगी। जैसे ही रस्सी सुलाई देने वाली आवाज के साथ खराब होने लगी, प्रोटैगनिस्ट ने थोड़ा गुस्सा जताया और फिर अपनी जगह से एक डिसाइसिव वर्टिकल लीप लगाई। खुद को और लड़की को बगल वाली बिल्डिंग की तरफ ढकेल दिया। वो छोटी लड़की सफलतापूर्वक छत पर उतर गई, ठीक उसी वक्त जब ज्ञान की रस्सी टूटने वाली आखिरी वार्निंग गूंजी। खान का नीचे उतरना शुरू हो गया, जिसके चलते उसके दिमाग में तेजी से एक डिसाइसिव रियलाइजेशन हुई। वो छत से नीचे गिरा, उसका दिमाग तेजी से मुश्किल कैलकुलेशंस कर रहा था, सबसे अच्छा तरीका निकाल रहा था। अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिफ्लेक्सेस का यूज करते हुए उस आदमी ने खराब हो रही रस्सी को पकड़ा और तेजी से एक्सपर्ट मनोवर्स करके एक कंट्रोल्ड हाई स्पीड पर सुरक्षित उतराई की। नीचे आने के बाद प्रोटैगनिस्ट दीवार के सामने से डायनामिकली वॉल्टिंग करने लगा। देखने वाले खुलेआम सवाल कर रहे थे कि क्या ये आदमी इंसान है भी। ये बोल रहे थे कि वो तो लगता है जैसे दीवारों पर दौड़ रहा है। कॉन्ग ने अपनी डरावनी यात्रा खत्म की और मजबूती से जमीन पर उतरा। उसने इस मुश्किल के बारे में गाली दी और बोला कि ये सब कुछ उसे मारने ही वाला था। बची हुई लड़की को सर दर्द हो रहा था, पर जैसे ही उसने अपने बचाने वाले को देखा वो चीखी, उसे भूत कह दिया। उसने जोर से सोचा कि वो इतनी ऊंचाई से गिरकर कैसे बच गया और क्या उसमें सुपर ह्यूमन बीइंग जैसी क्वालिटीज हैं। प्रोटैगनिस्ट ने बस उसकी बात को हामी भरी। लड़की ने फिर पूछा कि उनकी बात इतनी आराम से क्यों हो रही है और क्या वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। के ने जवाब दिया कि वो खुद अनजान लगती है। वो घूमा और अपनी नाखुशी जताते हुए बोला कि ज्ञान का अंदाजा गलत था। उसने तो एआई पर भरोसा किया था क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक स्पेशल ऑपरेशन से जुड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समझाया कि उसकी गलती ये थी कि उसने फ्लामेबिलिटी का हिसाब नहीं लगाया। अचानक वो लड़की पास आई, पूछने लगी कि क्या वो सच में उस मशहूर हो रहे लोकल इंटरनेट कैफे का मालिक है। प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में पूछा कि उसे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। उस दिन बाद में इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचे और फायर सप्रेशन टीम्स ने बिल्डिंग की आग बुझा दी। प्रोटैगनिस्ट के रेस्क्यू का फुटेज कई लोग अपने मोबाइल डिवाइसेस पर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वो एक इंसान को खाली जगह से ले जाते हुए केबल से खुद को सिक्योर कर रहा था। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि क्या वो कोई मशहूर माउंटेनियर है, एरियल नेविगेशन का एक्सपर्ट है या कोई ऐसा ही प्रोफेशनल है। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि अगर कोई भी जांच का क्लू बचा है तो वो सिर्फ फेंका हुआ खरीदारी का कचरा ही होगा। एक बचाने वाले को बस अपने फिजिकल एक्सट्रेमिटीज चाहिए होते हैं ऐसे काम के लिए, और लॉजिक कहती है कि जो कोई भी ऊपर जाते हुए प्लास्टिक बैग पकड़ेगा वो उसे छोड़ देगा। इसलिए जिसने बचाया उसने अपनी ग्रोसरी वहीं छोड़ दी होगी। बैग में खाना बनाने का सामान था, खासकर सॉसेज, और उसके साथ एक मुश्किल से पढ़ी जाने वाली रेसिपी कार्ड थी। क्योंकि सुपरमार्केट का नाम पढ़ा जा सकता था तो सीसीटीवी फुटेज चेक की जा सकती है। यंग ने जल्दी से बोला कि वो कोई अपराधी नहीं है और ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। तभी उसने अपने सीनियर का कॉल देखा और पूछा कि ये कॉल क्यों आया है। डिटेक्टिव ने तुरंत पूछा कि वो फोन किस तरीके से उठा रहा है। जंग ने समझाया कि उसकी पर्सनल लीव जल्दी खत्म कर दी गई है और वो कह रहा था कि ये सिर्फ एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था या कोई मामूली प्रॉब्लम थी। डिटेक्टिव ने जवाब दिया कि वो इस सरल बात पर भरोसा नहीं करता। उसने जोर दिया कि असली मसला ये है कि तीसरे फ्लोर पर एक मौत कंफर्म हुई है।
यंग और उसके साथ वाले ऑफिसर ने गुस्सा जाहिर किया। वो चाहते थे कि ऐसी सीरियस बात ना हो। फिर भी यंग ने हाँ की और कहा कि वो उस अनजान शख्सी द वॉन्डरर को एसबीए के अंदर, खासकर हैडॉक नाम के अकोमोडेशन में ढूंढना शुरू करेगा। लड़की बाहर आई और बोली कि गर्म पानी का नहाना बहुत अच्छा था। कॉन्ग ने उसे याद दिलाया कि उसने अभी उसकी जान बचाई है और फिर भी वो उसके नहाने का खर्चा उससे मांग रही है। उसने पलटकर जवाब दिया कि उसका घर आग में पूरा जल चुका है। उसने कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो अनाथ है और उसके पास रात गुजारने की कोई जगह नहीं है। उसने जोर देकर कहा कि वो सीरियस है, वो एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट है और टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ढूंढना चाहती है। उसने पूछा कि अब वो जिंदा रहकर क्या करेगी। कॉन्ग ने सीधे कहा कि अगर उसे पार्ट टाइम वर्क चाहिए तो वो ढूंढ ले। उसने तुरंत काम शुरू करने के बारे में पूछा। उसे याद आया कि इंटरनेट कैफे में घंटे के हिसाब से स्टाफ चाहिए थे और उसने कॉन्ग से मदद मांगी जबकि कॉन्ग वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने घबराहट में उसका कपड़ा पकड़ लिया। प्रोटैगनिस्ट ने उसे मैनेजर से बात करने को कहा, लेकिन उसने जिद की कि वो दोनों साथ में पूछे और आखिर में कॉन्ग मान गया। फिर भी उसने पूछा कि उसने उसे पहचाना कैसे। उसने समझाया कि वो हमेशा उस इंटरनेट कैफे में आती है। घर पर पर्सनल कंप्यूटर ना होने की वजह से वो वहां से अपनी स्ट्रीमिंग करती है क्योंकि वो एक जानी मानी गेमिंग पर्सनालिटी है। शक करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन उसकी पॉपुलैरिटी और स्किल लेवल पर शक किया, जबकि लड़की ने उसकी गेमिंग एबिलिटी की किसी भी तारीफ को तुरंत मना कर दिया। वापस एस्टैब्लिशमेंट पर यूनियो ने प्रोटैगनिस्ट को बुलाया और पूछा कि वो इतना लेट क्यों आया। लड़की को देखकर यूनियो रुक गई जब उस नए व्यक्ति ने अपना नाम ओरेरियम बताया। फिर उन्होंने पूछा कि वो मसाला लेने गया था और बिना सामान के क्यों लौट आया। प्रोटैगनिस्ट ने नुकसान मान लिया, कहा कि जब वो आग देख रहा था तब वो सामान खो गया। उन्होंने ने मजाक में कहा कि उसकी उत्सुकता की वजह से उसे एमनीशिया हो गया, शायद वो चोरी हो गया होगा। इसलिए कॉन्ग ने उन्हों को इजाजत दी कि वो उसके वेतन से पैसे काट ले। अचानक जियान ने अपने हैंडलर से कांटेक्ट किया। जो विजुअल इंटेलिजेंस उसने इकट्ठी की थी उसके हिसाब से एआई ने अनुमान लगाया कि बहुत सारे सिटीजन्स ने आग लगने की घटना रिकॉर्ड की होगी। जियान ने सुझाव दिया कि डेटा जमा करने के लिए ऑनलाइन पब्लिकेशंस को क्रॉस रेफरेंस करना चाहिए। उसने बताया कि उसने पहले ही एक बहुत चलने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो एविडेंस और न्यूज़ रिपोर्ट्स ढूंढ ली हैं। लोगों के रिस्पॉन्स से पता चला कि ये नेटवर्क पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कॉन्ग ने इस खतरे को हल्के में लिया। एआई को भरोसा दिलाया कि जीन सारी रिकॉर्ड की गई मीडिया को मिटा देगी, लेकिन जियान ने साफ किया कि वो मुख्य रूप से एक कॉम्बैट एल्गोरिदम है और उसके पास ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज नहीं है। उसने जोर दिया कि पिछली हैकिंग सिर्फ पर्सनल आइडेंटिटी ऑल्टरेशन तक ही सीमित थी। हालांकि उसके पास मिलिट्री ग्रेड डिफेंसिव प्रोफिशिएंसीज हैं, लेकिन अभी ऑफेंसिव प्रोग्रामिंग ना होने की वजह से वो अपनी स्किल्स दिखा नहीं सकती। बाहर यंग ने इंटरनेट कैफे ढूंढ लिया और कहा कि लगता है कि रोप मास्टर अंदर ही है। एक प्राइवेट चेंबर में जियान ने रिपोर्ट किया कि अर्थ अलायंस से जुड़े डेटा को ढूंढने का एक और दिन बेकार गया। के ने 2082 से जुड़े कनेक्शंस पर सोचा, तुरंत उस आइडिया को निकाल दिया, लेकिन आखिर में यह फैसला किया कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो ग्रुप जानबूझकर खुद को छुपा रहा है। जियान ने पक्का किया कि उसने ऐसे कई कम्युनिकेशंस देखे हैं जिनमें भविष्य से आए टाइम ट्रैवलर्स होने का दावा किया गया है, लेकिन कोई भी क्रेडिबल नहीं था। प्रोटैगनिस्ट ने जिद की कि अभी का समय पक्का 2024 है, लेकिन जियान ने साफ किया कि एस्टैब्लिश 2024 टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोटैगनिस्ट का यहाँ होना ही इनएक्सप्लिकेबल है। कॉन्ग ने माना कि बार बार सोचने पर ये हालात अजीब लगते हैं, लेकिन उसने बात पिछले दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई घटना की तरफ मोड़ दी। जियान ने बताया कि उस केओस में सिर्फ एक इंसान की मौत हुई थी। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या वो उस डेथ के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था। इस बात को जियान ने गुस्से से रिजेक्ट कर दिया, समझाया कि वो डिसीज्ड इंसान ठीक उसी कमरे में मिला जहां से वो ऊपर चढ़ा था। हैरान होकर प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि उसने उस इंसान को नोटिस क्यों नहीं किया। जियान ने स्पेसिफाई किया कि उसके ऑप्टिकल एपरेटस ने सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं बढ़ाई बल्कि ऑब्जेक्टिव एनहांसमेंट्स दिए थे। खास बात यह है कि उस सिस्टम ने उस खास सेक्शन में कोई काइनेटिक एक्टिविटी या जिंदा होने के ऑडिटरी इंडिकेटर्स या एम्बिएंट नॉइज डिटेक्ट नहीं किया। प्रोटैगनिस्ट ने इन सब बातों का मतलब पूछा। क्या इसका मतलब ये था कि वो इंसान उसके आने से पहले ही डिसीज था? क्या ये घटना एक एक्सीडेंटल आग नहीं बल्कि एक डिलिबरेट होमिसाइड हो सकती है? ज्ञान ने इस सिनेरियो की हाई प्रोबेबिलिटी कंफर्म की। तभी उनियों की आवाज बाहर से सुनाई दी। वो पुलिस से कंफर्म कर रही थी कि हाल ही में जो क्रेडिट कार्ड यूज हुआ था वो सच में उनके एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है। यंग ने पूछा कि क्या उनियों ने ही वो बैग का सामान खरीदा था। उनियों ने बात दोहराई, पलटकर सीधे कॉन्ग से बोली,
उसने अनाउंस किया कि डिटेक्टिव ने वो प्रोविजंस रिकवर कर लिए हैं जो उसने कल आग देखते हुए मिसप्लेस कर दिए थे। यंग ने समझाया कि वो आइटम व्यूइंग के दौरान भूल गया था और उनियो ने मजाक में कहा कि लॉ एनफोर्समेंट तो ऐसे एब्सेंट माइंडेड लोगों को भी ट्रेस कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट ने अपना रिट्रीव्ड फूड स्टफ्स वापस मिलने पर ग्रैटिट्यूड जाहिर किया। यंग ने पेमेंट मेथड दिखाया और रिक्वेस्ट की कि अगर कॉन्ग को पिछले दिन की अकरेंसेस के बारे में कोई पर्टिनेंट डेटा मिले तो वो कांटेक्ट करे। उनियो ने हाँ भरी और फेयरवेल